नमस्ते, मैं डॉक्टर शिप्रा वर्मा, राजकीय महाविद्यालय दूदू। मैं आपको पढ़ा रही थी भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताओं में हमने चर्चा की थी। पहला पॉइंट मैंने बताया था इसका बृहत आकार। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था इसकी प्रस्तावना। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था सार्वभौमिक शक्ति का निवास जनता में है। चौथा पॉइंट मैंने बताया था निर्मित और लिखित संविधान। पांचवा पॉइंट जो है वो है कि प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान में ये स्पष्ट किया गया है कि भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में संपूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इस अर्थ में प्रभुसत्ता संपन्न देश है। इस देश की प्रभुसत्ता का निवास जनता में है। जनता शासन जनता द्वारा और जनता के लिए ही चलाया जाता है। जब कभी भी जनता को ये अनुभव होता है कि शासन द्वारा सत्ता का समुचित प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो जनता उस सरकार को उखाड़ कर फेंक सकती है या चेंज कर सकती है। 1977 के बाद कई निर्वाचनों में ये बात देखी जा सकती है। जैसे अभी कॉन्सेप्ट आया है अल्पमत की सरकार या मिलीजुली सरकार का। तो मिलीजुली सरकार का मतलब यही है कि जनता जब पूरी तरह से एग्री नहीं होती किसी सरकार से तो वो सरकार को चेंज करने का अधिकार रखती है। और इसी का परिणाम हम देख रहे हैं कि किसी भी सरकार को फुल मेजॉरिटी या पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होती। और पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होने का मतलब यह है कि जनता ने सरकार में विश्वास व्यक्त नहीं किया है। तो आप कई निर्वाचन की स्टडी अगर आप करेंगे तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, देखने को मिलेगी। इस प्रकार जनता सरकार को सत्ता प्रदान करती है तथा आवश्यकता अनुभव करने पर उसे वापस भी ले लेती है। यानी कि जब सत्ता देना होगा तो वो वोटिंग के माध्यम से आपको सरकार को बनाएगी और जब नहीं बनाना होगा, उसको हटाना होगा, तो अगर ऐसी आवश्यकता अनुभव करती है जनता तो उसके खिलाफ भी वोटिंग करके उसको हटा सकती है। भारत को गणराज्य माना गया है क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्राध्यक्ष होता है बच्चों, राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष कहा जाता है, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही निर्वाचित व्यक्ति होता है जिसका एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचन किया जाता है तथा वह वंशानुगत व्यक्ति नहीं हो सकता। वंशानुगत का मतलब है कि यदि जैसे राजतंत्र जो है वो वंशानुगत होता है। राजा बन जाएगा, फिर उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी है यानी कि जो सबसे बड़ा बेटा है वो राजा बनेगा। अगर बेटा नहीं है तो उसका भाई राजा बनेगा, या वो भी नहीं है तो उसका बच्चा राजा बनेगा। तो ये वंशानुगत शासन प्रणाली चली आती है राजतंत्र में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वंशानुगत व्यक्ति न होकर के जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित व्यक्ति ही राष्ट्र का अध्यक्ष बनता है। देश के सर्वोच्च पद के लिए संपूर्ण जनता के लिए संभावनाएं इससे पैदा होती हैं। 6 पॉइंट है संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था भारतीय संविधान में बहुत अच्छे से, यानी कि भारतीय प्रशासन को चलाने के लिए, शासन को चलाने के लिए संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। इसके अनुसार कार्यपालिका शक्ति जो है वास्तविक रूप से मंत्रिमंडल और उसके प्रधानमंत्री में निवास करती है। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि वास्तविक शक्तियाँ होती हैं प्रधानमंत्री के पास और नाममात्र की शक्तियाँ होती हैं राष्ट्रपति के पास। तो यदि आपातकाल लागू हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति उन वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री के बारे में पूरे संविधान में आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा जिसकी सलाह पर मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाएगी। लेकिन उसके बारे में विस्तार से पूरे संविधान में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह देखने को मिलेगा। जबकि राष्ट्राध्यक्ष जो होता है यानी कि राष्ट्रपति जो होता है उसकी पावर्स को विस्तार से संविधान में लिखा गया है।
यानी कि वो अधिक पावरफुल है, लेकिन वास्तविक शासक जो माना जाता है वो प्रधानमंत्री को माना जाता है। तो ये थोड़ा सा जो आपको डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति को पावर्स दी गई है, लेकिन वास्तविक प्रयोग उसका प्रधानमंत्री करता है, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल करता है। तो संसदीय व्यवस्था के अनुसार कार्यपालिका शक्ति यथार्थ रूप में मंत्रिमंडल में निहित है तथा मंत्रिमंडल के सदस्य व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति को जो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, संवैधानिक अध्यक्ष का दर्जा दिया गया है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, भारत में संसदीय या अध्यक्षीय व्यवस्था में से किसे अपनाया जाएगा, ये संविधान सभा में पर्याप्त विवाद का विषय रहा है, मतलब काफ़ी चर्चा उसमें हुई है। राजनीतिक स्थायित्व तथा राष्ट्रीय एकता को दृष्टि में रखते हुए अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया जाता रहा है, पर अंततः बहुमत संसदीय व्यवस्था के प्रति ही विव्यक्त हुआ है। इसका कारण है कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय नेताओं व जनता को इस शासन प्रणाली का अनुभव था। संविधान निर्माता एक शक्तिशाली लेकिन उत्तरदायी कार्यपालिका की व्यवस्था करना चाहते थे। अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होती है, जिससे संघर्ष की गुंजाइश रहती है। इसीलिए हमारे इस नवीन लोकतंत्र में इस तरह का जोखिम नहीं उठाया गया और हमारे यहाँ पर संसदीय शासन व्यवस्था को ही अपनाया गया। जैसे ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में ब्रिटिश संसद को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं। उसके बारे में ऐसा कहा गया है कि ब्रिटिश संसद केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सब तरह के कानून ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो उसी आधार पर हमारी संसद को भी हमने बहुत अधिक शक्तिशाली बनाया है, लेकिन उसकी निरंकुशता पर भी हमने एक नियंत्रण स्थापित करने की व्यवस्था की है। राज्यों में राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख का अधिकार दिया गया है और मुख्यमंत्री को वास्तविक शक्तियां प्रदान की गई हैं। सातवीं जो विशेषता है वो है संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान है। अब देखिए कि ब्रिटेन में भी, अमेरिका में भी अगर देखेंगे तो अलग अलग शासन व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन भारत में अगर देखें तो भारत में पूरे देश के लिए एक वन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द होल कंट्री, पूरे देश के लिए एक ही संविधान स्थापित किया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संविधानों की व्यवस्था होती है, लेकिन भारतीय संविधान में केंद्र और उसकी इकाइयां यानी राज्यों पर समान रूप से लागू होता है। सिर्फ अनुच्छेद 370 जो अभी मोदी जी की सरकार ने डिमोलिश कर दिया है, उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर में विशेष परिस्थितियों के कारण अलग संविधान प्रदान किया गया था। उसके अलावा पूरे देश के लिए, चाहे वो केंद्र प्रशासित देश हो या राज्य हो, उनके लिए समान रूप से एक ही संविधान को लागू किया गया है। तो केंद्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भांति राज्यों में राज्यपाल और मुख्यमंत्री होता है। मंत्रिमंडल में विभागों के वितरण की व्यवस्था भी एक जैसी ही होती है। व्यवस्थापिका की दृष्टि से देखें तो भारतीय संसद की भांति विधानमंडलों की व्यवस्था भी की गई है। कई राज्यों में केंद्र के अनुरूप द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका भी है। न्यायिक व्यवस्था, प्रशासनिक सेवाओं इत्यादि में भी केंद्र और राज्यों में अनुरूपता दिखाई दे सकती है। भारतीय व्यवस्था इस दृष्टि से विशिष्ट है क्योंकि अन्य संघीय व्यवस्था यथा अमेरिका में राज्यों को अपना संविधान बनाने की भी छूट दी गई है। तो भारतीय संविधान में इस तरह की कोई विभिन्नता या देखने को नहीं मिलती। भारतीय संविधान में पूरे राष्ट्र के लिए एक ही संविधान की मान्यता रखी गई है। नेक्स्ट जो विशेषता है, आठवीं विशेषता है इसके मौलिक अधिकार और इसके मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि मौलिक अधिकार देश के बहुत महत्वपूर्ण अधिकार होते हैं जो संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जा सकते हैं। मौलिक अधिकार वे शास्तियाँ हैं जो कि राज्य द्वारा
व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए प्रदान की जाती है। यदि कोई व्यक्ति इन मौलिक अधिकारों का हनन करता है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उसकी स्वतंत्रता का हनन करता है, किसी भी तरह से उसको डिस्टर्ब करता है, तो उस व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपीलीय न्यायालय में जा सकता है, राज्य के न्यायालय में जा सकता है और अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में भी वाद योग्य है। तो ये बहुत बड़ी व्यवस्था भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों के लिए की गई है। किसी भी स्वतंत्र, सभ्य और सुसंस्कृत देश के नागरिकों को मूल अधिकारों के उपयोग का हक होता है। मानव होने के नाते भी वे इन अधिकारों के हकदार होते हैं, क्योंकि मानवोचित जीवन तथा व्यक्तित्व के पर्याप्त विकास के लिए कुछ अधिकारों का होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे आप हॉब्स लॉ ऑफ रूसो पढ़ेंगे तो वहाँ संपत्ति और जीवन जीने का अधिकार पर चर्चा की गई है। तो आपको यहाँ पर ये अधिकार मिलने बहुत ही आवश्यक हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के मूल रूप में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन के बाद इनकी संख्या 6 रह गई है। पहले संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार के रूप में प्रदान किया गया था, लेकिन संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है। तो ये अधिकार हैं समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता तथा संस्कृति का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार आदि। ये अधिकार न्यायालय में वाद योग्य है, इन पर आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। इन अधिकारों का हनन होने पर नागरिकों को अदालत में अधिकारों के संरक्षण या अधिकारों की रक्षा करने के लिए मांग करने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों द्वारा विधानमंडल तथा कार्यपालिका दोनों की शक्ति को सीमित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के 4th अध्याय में खंड का जोड़कर 10 मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया है। यथा संविधान का पालन, जैसे अधिकार दिए गए हैं वैसे व्यक्तियों को कर्तव्यों का भी पालन करने के लिए राज्य द्वारा कहा गया है। जैसे कौन कौन से हैं? संविधान का पालन, भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा, देश के लोगों में भ्रातृत्व की भावना का विकास, समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का रक्षा करना। वस्तुतः ये वे कर्तव्य हैं जो नागरिकों को स्वतः ही पालन करने चाहिए। मतलब हम किसी देश के नागरिक हैं तो हमें अपने स्वभाव से इन कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कुछ स्थितियां हैं जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, अखंडता या कल्याण के हित में यदि आवश्यकता पड़े तो इन अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। जैसे आपातकालीन अगर परिस्थितियां पैदा हो जाएं, आपातकाल की व्यवस्था लागू हो जाए किसी राज्य में, तो फिर इन पर इन पर एक नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है या उन्हें सीमित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है विशेषता वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि मौलिक अधिकार जो हैं वो व्यक्तियों के लिए है, जबकि राज्य के लिए भी कुछ प्रोविजंस रखे गए हैं कि राज्यों को भी कुछ चीज़ों का पालन करना पड़ेगा। तो वो कौन सी चीज़ों का पालन करेगा, वो क्या करेगा, तो उसके लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बनाया गया है। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। सामाजिक आर्थिक विकास, न्याय और समानता के उद्देश्यों को सामने रखते हुए नीति निर्देशक तत्व प्रत्येक सरकार के लिए प्रेरणा का कार्य करते हैं। यद्यपि इन तत्वों को क्रियान्वित करने के लिए किसी सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, यानी कि यदि कोई सरकार इनका पालन नहीं कर रही है या इनको लागू नहीं कर रही है तो वो व्यक्ति उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकता, न्यायालय की शरण नहीं ले सकता, बल्कि माने कहने का मतलब ये है कि वाद योग्य नहीं है, पर ये सरकारों को सकारात्मक निर्देश हैं जिनकी उपेक्षा करना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। वास्तव में ये सरकार के सामने वे ऊंचे आदर्श हैं जिनको प्राप्त करने के लिए प्रत्येक सरकार को प्रयास करना चाहिए। ये सकारात्मक तथा सृजनात्मक निर्देश हैं
जो एक समता, संपन्नता तथा विकास पर आधारित एक समरस समाज की स्थापना करने के लिए प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट है समाजवादी राज्य। अब इस समाजवादी राज्य क्या होता है? जैसे आपने अगर कभी पढ़ा हो तो एक होता है पूंजीवादी राज्य और एक होता है समाजवादी राज्य। पूंजीवादी में क्या होता है कि हर चीज़, राज्य का जितना भी संसाधन है उन पर निजी व्यक्तियों का, पूंजीपतियों का नियंत्रण होता है। जबकि समाजवादी राज्य में जो भी देश में नीतियां लागू की जाती है, जो भी देश में कार्य किए जाते हैं, जो कुछ भी प्लानिंग की जाती है, उन सब पर सरकार का नियंत्रण स्थापित होता है। सरकार द्वारा ही देश के लिए प्लानिंग की जाती है, सरकार द्वारा ही लोगों के लिए, कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती है, काम किए जाते हैं। तो हमारे संविधान को भी सोशलिस्ट स्टेट या समाजवादी राज्य के तर्ज पर बनाया गया है। तो संविधान के 42वें संशोधन द्वारा भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया है। मूल संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। जब आप अगर फ्रीडम मूवमेंट पढ़ेंगे तो उस समय में उपनिवेशवादी व्यवस्थाएं स्थापित थी। उपनिवेशवादी व्यवस्थाओं का मतलब यह है कि जैसे द्वितीय युद्ध जो हुआ था उसमें बहुत सारे राज्यों को जो जीता गया था दूसरे राज्यों द्वारा, तो उन्होंने उसको अपना उपनिवेश, यानी कि एक ऐसे कह सकते हैं कि जैसे ब्रिटिश सरकार ने भारत को एक उपनिवेश बना रखा था। तो ब्रिटिश सरकार अपना सारा जो सामंजस्य है, सारा जो शक्ति है, सारी जो सरकारी एजेंसियां हैं उन पर भारतीय कॉन्टेस्ट में कंट्रोल का काम करती थी। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर आप जानते हैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एक रूलिंग एजेंसी थी भारत में, जो यहाँ पर शासन व्यवस्था संभाल रही थी और जिसको अंग्रेजी सरकार की हुकूमत करने का एक मशीनरी कहा जा सकता है। तो आप ऐसे संदर्भ में जब आज़ादी मिली हमें, तो हमारे पास मार्क्सवादी एक मॉडल भी था, हमारे पास समाजवादी मॉडल भी था, हमारे पास पूंजीवादी मॉडल भी था। और पूंजीवाद और समाजवाद में इतनी भयंकर लड़ाइयाँ चल रही थी उस समय, इतना कम्युनिस्ट भी आ चुके थे। तो हमारे पास एक डामाडोल वाली स्थिति थी। हमारी जो परिस्थितियाँ थी वो आर्थिक रूप से हम जर्जर हो चुके थे, तीसरा की मंदी आ चुकी थी, वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, मार्केट नहीं था, कुछ भी नहीं था, संसाधन भी नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया था कि हमें क्या करना चाहिए, कौन से तरह की शासन व्यवस्था या एक मॉडल को अपनाना चाहिए। तो नेहरू जी का उस समय एक व्यापक दृष्टिकोण दिखाई देता है कि उन्होंने ये कहा कि पूंजीवादी देश जो हैं वो भी क्योंकि पूंजीवाद के दुष्परिणाम को झेल चुके हैं और वो पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि जब मार्क्स का अगर हम मार्क्सवाद पढ़ते हैं तो मार्क्सवाद में अल्टीमेटली ये कहा गया है कि पूंजीवाद जो है वो शोषण का एक यंत्र है। समाज में शोषण मतलब समाज में दो वर्ग वो बताते हैं कि बन जाते हैं। एक तो शासन वर्ग होता है जो कि शोषण करता है, शोषित वर्ग होता है जिन पर शोषण किया जाता है। दो वर्ग समाज में हो जाते हैं, एक शोषित वर्ग और एक शोषक वर्ग। तो शोषक वर्ग जो है वो और शोषित वर्ग है जिनके ऊपर अत्याचार होते हैं, जिन पर कंट्रोल स्थापित किया जाता है, उनमें हमेशा एक स्ट्रगल की चीज़ देखी जा सकती है। और उस स्ट्रगल के परिणाम स्वरूप, जैसे वर्ग संघर्ष जिसको हम कहते हैं, उसके परिणाम स्वरूप एक वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज स्थापित होता है। तो इन सब चीज़ों को भी नेहरू जी अपने ध्यान में रखते हुए और उनके दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए सारे स्टडीज़ को करने के बाद उन्होंने ये देखा कि हमें एक ऐसी व्यवस्था अपनानी चाहिए जिसमें कि हम दोनों की खूबियों को ले सकें। इसलिए उन्होंने मिश्रित शासन व्यवस्था या मिश्रित आर्थिक व्यवस्था को अपनाया। तो उसी तर्ज पर 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाज में समाजवादी राज्य की घोषणा की गई। मूल संविधान में इस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन भारत में समाजवाद की स्थापना आरोपित न हो, धीरे धीरे जनता के सहयोग व सहमति से लाया जाए, ऐसा भारतीय राजनेताओं का मानना था।
और इसीलिए मूल संविधान में इस शब्द को समाहित न करने का यही उद्देश्य था। संविधान निर्माता किसी भी प्रकार की विचारधारा संबंधी विवाद को प्रारंभ से ही जन्म देना नहीं चाहते थे। यद्यपि आर्थिक न्याय शब्द के प्रयोग से इस प्रकार की भावना व्यक्त भी कर दी गई थी कि लोगों को आर्थिक न्याय प्राप्त होगा, तो ऐसा संविधान वो बनाना चाहते थे। समाजवाद को विभिन्न प्रकार से भी परिभाषित किया गया है। भारत में विशिष्ट रूप से लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, यानी लोकतंत्र तथा समाजवाद दोनों के गुणों को यहाँ पर समाहित किया गया है और दोनों में सामंजस्य स्थापित किया गया है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विभिन्न सरकारों ने समाजवादी राज्य की स्थापना को अपना उद्देश्य बनाया है। समाजवादी राज्य की स्थापना का मूल जो उद्देश्य होता है वो होता है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, लोगों के अधिकाधिक कल्याण के लिए काम करना। तो ये बहुत बड़ी विशेषता भारतीय संविधान में देखी जा सकती है।